हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो इकोनॉमिक्स का नोट्स, ठीक है, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं उसी का नोट्स है बिहार दरोगा का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं 2 चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा चैप्टर जो मुद्रास्फीति। ठीक है, सॉरी, तो चलिएगा देखते हैं हम लोग दोस्तों मुद्रास्फीति चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए और वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है। यह मुद्रा क्रय शक्ति अर्थात मुद्रा का मूल्य कम होता है। वह अवस्था जो वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा खास ऋण की मात्रा में वृद्धि होती है। एवं परिमाण स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं मुद्रास्फीति की परिभाषा। फिंस के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति प्रेरणात्मक होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो आपको रोजगार एवं मूल्य स्तर हो जाएगा, उसी प्रकार पूर्ण रोजगार रेखा हो जाएगा। ठीक है, AD बराबर AS हो जाएगा, पूर्ण स्फीति हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुद्रा की मात्रा ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे देख लेते थे। देखिएगा विस्फीति अनस्फीतियाँ। ठीक है, जब RBI मौद्रिक नीति के द्वारा एवं सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा मुद्रा आपूर्ति की कम करे जिसमें मुद्रास्फीति का नियंत्रण होता है, उसे विस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फीति कहते हैं। अस्फीति जब समान कीमत स्तर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें लगातार कम हो एवं मुद्रा की शक्ति बढ़े, पुनः स्फीति या प्रत्यय अस्फीति कहते हैं। ठीक है, देखिएगा RBI एवं GOI द्वारा मुद्रास्फीति को बढ़ाना जिससे अस्फीति का नियंत्रण हो सके, पुनः स्फीति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। व्यापार चक्र की अवस्थाओं में तेजी और मंदी चक्र लगातार चलता रहता है। मूल्य बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं, रोजगार बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो व्यापार चक्र, देखिए मुद्रास्फीति है AD। ठीक है, AD बड़ा है, यहाँ पे S छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक में जाएगा तो आपको उत्पादन होगा GDP। ठीक है, GDP देखिएगा आर्थिक समृद्धि हो जाएगा, रोजगार भी आय होगा पहले, उसके बाद रोजगार, उसके बाद समृद्धि। ठीक है, GDP उत्पादन, ठीक, स्टॉक हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए स्टॉक हो जाएगा, यहाँ पे आय रोजगार, और यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा तो उत्पादन रोजगार आय। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो AD और AS आपको बड़ा AS हो जाएगा। ठीक है, अस्फीति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ग्राफ द्वारा दर्शाया है। ठीक है, AD बराबर AS। आपको वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अति मंदी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं व्यापार चक्र की अवस्थाएं। मंदी की अवस्था, इसमें देश की व्यवसायिक क्रिया का स्तर नीचे गिर जाता है। क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। ठीक है, इस समय रोजगार एवं उत्पादन स्तर भारी गिरावट होती है। ठीक है, पुनरुद्धार हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाया जाता है जिससे आपको व्यावसायिक क्रिया में वृद्धि होती है एवं अर्थव्यवस्था में संतोषजनक स्थिति होती है। पूर्ण रोजगार, इस संपन्नता की अवस्था भी कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक नीतियां का लक्ष्य होता है आर्थिक क्रिया का अनुकूलन स्तर पर पहुंचना। ठीक है,
पूर्ण रोजगार प्राप्त हो अर्थात कार्य करने की शक्ति एवं इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो। तेजी की अवस्था, पूर्ण रोजगार के बाद भी विनियोग खर्च के लगातार बढ़ने के कारण तेजी जैसी अवस्था अर्थात मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी, यह अर्थव्यवस्था की वह अवस्था है जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ होती है, अर्थात जब समान कीमत स्तरों में वृद्धि हो एवं रोजगार कम हो अथवा जब दोनों समान कीमत स्तर एवं बेरोजगारी में वृद्धि हो। इसमें कीमतों की वृद्धि की दर आर्थिक समृद्धि दर से अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। देखिएगा मुद्रास्फीति के प्रकार। सामान्य मूल स्तर पर परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के कारण के आधार पर, ठीक है, कीमतों में परिवर्तन के आधार पर रेंगती हुई मंदी मुद्रास्फीति, यह मुद्रास्फीति का सबसे हल्का रूप है जिसे मुद्रास्फीति या निम्न मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। इसमें सामान्य कीमत स्तर 2 से 3% तक बढ़ता है एवं इससे अर्थव्यवस्था का किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होता है। चलती घूमती मुद्रास्फीति, देखिएगा चलती फिरती घूमती मुद्रास्फीति, जब समान कीमत स्तर 4 से 5% की दर से बढ़ता है तो इसे चलती मुद्रास्फीति कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि इस दौरान आर्थिक गतिविधियां, रोजगार, आय आदि में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दौड़ती मुद्रास्फीति, जब समान कीमत स्तर 90% तक बढ़ता है तो इसे दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं एवं इसे नियंत्रण करने की अति आवश्यकता होती है क्योंकि अत्यधिक मुद्रास्फीति होने पर आर्थिक क्रियाओं में विघटन होता है जिस नियंत्रण करने में असुविधा होती है। कूदती द्रुत मुद्रास्फीति, जब समान कीमत स्तर 2 से 3 अंक बढ़ता है तो इससे व्यवसाय और कर्मचारियों की आय एवं लागत पर प्रभाव पड़ता है एवं इस समय विदेशी निवेशक भी निवेश करने से बचते हैं। अत्यधिक मुद्रास्फीति, जब समान कीमत स्तर 1000 से भी अधिक दर से बढ़े तो इसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इस दौरान आर्थिक गतिविधियां संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है एवं सरकार इसे नियंत्रित करने में असमर्थ रहती है। अत्यधिक कीमतों के बढ़ने के कारण मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति खत्म हो जाती है एवं लोगों का मुद्रा पर से विश्वास खत्म हो जाता है। यह सर्वप्रथम वन स्टेट वॉरफेयर के बाद 1923 में देखा गया। उसके बाद 1946 में हंगरी, जिम्बाब्वे जो 2004 से 9 एवं हाल ही में वेनेजुएला 2018 में अत्यधिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय विमुद्रीकरण, ठीक है, अल्पकालिक समय के लिए दूसरे देशों में मुद्राओं को घरेलू मुद्रा घोषित करना। आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता वस्तु जैसे खाद्य एवं ईंधन पदार्थ की कीमतों को सरकार के द्वारा नियमित कम करना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य। उचित पटेल समिति के सुझावों के तहत 2016 से भारत में मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने का ढांचा तैयार किया गया। कब? तो 2016 से। एवं इसके तहत भारत सरकार RBI से सलाह लेकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य 5 वर्ष के लिए निर्धारित करती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। सर्वप्रथम 2016 से 21 एवं दूसरी बार 2021 से 2026 जिसमें मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% प्लस माइनस 2% तक किया गया। आगे देखते हैं। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। मांग जनित मुद्रास्फीति, बढ़ती अर्थव्यवस्था या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जब किसी
देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है अर्थात किसी देश के विकास की ओर होती है तब वहाँ मुद्रा आपूर्ति अधिक पाई जाती है, जिसके कारण लोगों की मांग बढ़ती है और कीमत स्तर में वृद्धि होती है। सस्ते बैंक ऋण, इसके कारण लोग बैंक से ऋण अधिक लेते हैं जिससे उसके पास मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। विदेश मुद्रा भंडार में वृद्धि, जब किसी देश में अधिक विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है तो इससे मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ती है। अधिक सरकारी व्यय, इसके कारण सरकार अधिक से अधिक मुद्रा को व्यय करेगा जिससे लोगों के पास मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी। राजकोषीय प्रोत्साहन, इसका अभिप्राय है कि जब देश में मुद्रा आपूर्ति कम होती जाती है तो उत्पादनशीलता गतिविधियां कम होने लगती है, तब सरकार एक मुश्त राशि को देश में विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित करती है जिससे लोगों के पास अधिक मुद्रा का सृजन होता है एवं उसकी मांग में वृद्धि होता है। इससे अर्थव्यवस्था में हेलीकॉप्टर मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा का मूल्यह्रास, रुपए में गिरावट। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इंडिया है जो यहाँ पे फॉरेन कंट्री है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे निर्यात हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा डॉलर, $1 बराबर 50 रुपये यहाँ पे होगा। देखिए $1 यहाँ पे दिया है 50 रुपये, यहाँ पे है जैसे 85 होता है, कुछ 80 रुपये ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए $1 बराबर 50, इसको 70 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इंडिया में आपको हो जाएगा यहाँ का जो अब $2100, यहाँ पे 1400 हो जाएगा। निर्यात अधिक होगा, ठीक है। विदेशी मुद्रा के यहाँ मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा कर दरों में गिरावट, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा उपभोक्ता के पास, यहाँ पे पैसा जो मांग यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। बचत में कमी, जब लोगों की बचत कम होती है तब देश में उसके व्यय बढ़ने के कारण अधिक तरलता उत्पन्न होती है। काला धन, नकली मुद्रा, सामान्यतः अर्थव्यवस्था। काले धन का अभिप्राय है जिस धन पर लोगों ने सरकार को कर टैक्स नहीं दिया हो, अर्थात अत्यधिक काले धन से देश में अधिक मुद्रा आपूर्ति होती है एवं एक समांतर अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। जनसंख्या में वृद्धि, अधिक जनसंख्या होने के कारण अधिक मांग होती है एवं मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। घाटे का वित्तीय पोषण, इसका अभिप्राय है जब सरकार के व्यय राजस्वों से अधिक हो जाए जिससे सरकार की घाटे की अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। इसे समाधान हेतु सरकार निम्नलिखित उपाय करते हैं। आरबीआई के नए नोट जारी करवाना, मुद्रा अधिक उधार लेन-देन ऋण लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति, उत्पादन साधनों में मूल्य में वृद्धि, जब भूमि की किराया, लगान, श्रम के श्रमिक मजदूर आदि की कीमतें में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है जिससे वह अपने वस्तु में कीमतों में वृद्धि करता है। वस्तुओं की जमाखोरी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, वस्तुओं की जमाखोरी, जब एक वस्तु को उत्पादन के बाजार न ले जाकर अपने आसपास रख लेता है जिससे बाजार में वस्तु की दुर्लभता, आपूर्ति कम होती है, इसे ही वस्तु को जमाखोरी कहते हैं, ठीक है। इससे कीमत स्तर बढ़ती है, इसे कृत्रिम कमी भी कहते हैं। दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्ति शार्क, मार्ग विरोध, मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, यह तब उत्पन्न होती है जब देश में आपूर्ति अचानक से कम हो जाए एवं मार्ग समान रहे। इसके कारण निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोत का अभाव होता है, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, प्रतिकूल मौसम, उत्पादन में पुराने साधनों की उपलब्धता अर्थात नवाचार, उत्पादन की तकनीक का अभाव,
करों या अप्रत्यक्ष में वृद्धि। देखिएगा, जब सरकार अप्रत्यक्ष कर टैक्स जैसे जीएसटी को बढ़ा देती है, जिससे उत्पादन अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ाता है, मुद्रास्फीति का मूल्यह्रास। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसके कारण देश के उत्पादकों को विदेशी से करने वाला आयात महंगा पड़ता है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। डॉलर एक बराबर आपको 250, डॉलर एक बराबर ₹70 इंडियन आपको हो जाएगा, आयात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आयात फॉरेनिस कंट्री जो है आपको इंडिया में जो आएगा, ठीक है, 5000 हो जाएगा डॉलर। उसी प्रकार देखिएगा फ्रेंड्स 2.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, और रुपया में आपको 335 लाख होगा। ठीक है, रुपया यहाँ पे 2 इतना लाख। देखिएगा, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, जिसके कारण आयात महंगा हो जाता है एवं इसके परिमाण स्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। ठीक है, इसे आयाती मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ठीक है, पारिश्रमिक में वृद्धि, अधिक आय। ठीक है, जब श्रमिक की मजदूरी परिश्रमी बढ़ती है, तब उत्पादन लागत भी बढ़ती है। ठीक है, मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, निर्मित मुद्रास्फीति होता है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तब श्रमिक अधिक आय की मांग करते हैं एवं मुद्रास्फीति बढ़ने से आय का स्तर बढ़ता है एवं इससे पुनः मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यह अर्थव्यवस्था में आंतरिक रूप से लगातार चलता रहता है। इसे स्पाइरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। मुद्रास्फीति देखिएगा, यहाँ पे ऊपर जा रही है और यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद पर मुद्रास्फीति यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे इधर आए होता है। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में मुद्रास्फीति भारत की विधियाँ। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य हो जाएगा और थोक मूल्य हो जाएगा सूचकांक, और अस्फीति कारक हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक को आपको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, ग्रामीण हो जाएगा, शहरी हो जाएगा। ठीक है, 448 हो जाएगा, 460। ठीक है, उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक, यह अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है, अर्थात एक समय अवधि में खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, सीपीआई के विभिन्न प्रकार, इसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, सीपीआई औद्योगिक हो जाएगा, श्रमिक। उसी प्रकार सीपीआई आपको ग्रामीण श्रमिक हो जाएगा, सीपीआई कृषि श्रमिक हो जाएगा, और ग्रामीण और सीपीआई हो जाएगा, सीपीआई शहरी हो जाएगा, सीपीआई आपको संयुक्त हो जाएगा, ग्रामीण प्लस शहरी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, और औद्योगिक श्रम और कृषि श्रमिक को लिया है। ठीक है, इसमें श्रम ब्यौरा में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, NSO मिनिस्ट्री ऑफ द स्ट्रीटियस प्रोग्राम इम्प्लेम हो जाएगा। ठीक है, नेटिशन संख्यांक और कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, मदों की संख्या 448 वस्तुओं एवं सेवाएं ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, 460 वस्तुएं एवं सेवाएं शहरी हो जाएगा। सीपीआई के अंतर्गत वस्तु को 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन? तो देखिएगा, खाद्य एवं पेय जो आपको 45.86%, पान तंबाकू मादक पदार्थ हो जाएगा 2.38% हो जाएगा। ठीक है, कपड़े एवं जूते चप्पल हो जाएगा 6.53%, आवास हो जाएगा आपको 10107%। ठीक है, ईंधन का प्रकाश हो जाएगा 6.84%, मिश्रित सेवाएं हो जाएगा आपको 28.32%। ठीक है फ्रेंड्स, थोक मूल्य सूचकांक, यह उत्पादकों के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है, अर्थात यह थोक बाजार में कीमतों के परिवर्तन को मापता है। भारत में इसका मापन आर्थिक सलाहकारी कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु
विभाग आपको हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ द इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड DPTIIT वर्जित उद्योग मंत्रालय के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नोट देख लेते हैं। नोट देखिएगा, सिर्फ 697 वस्तुएं WPI के मदों का भार, प्राथमिक वस्तु अनाज फल सब्जी 2.62% हो जाएगा। ईंधन में विद्युत शक्ति कोयला बिजली खनिज तेल हो जाएगा जो आपको 1.3.1.5% होगा। ठीक है, विनिर्मित उत्पादन 64.23% हो जाएगा। नोट देखिएगा, CPI एवं WPI में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक CPI संयुक्त हो जाएगा, दोनों का मापन मानसिक होता है। ठीक है, CPI में खाद्य वस्तुओं के भार 46% है जो WPI 22.62% से अधिक है। ठीक है, CPI में वस्तु की सेवाओं का मापन होता है, लेकिन WPI में सिर्फ वस्तु का। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, फरवरी 2023 में CPI 6.44% है जबकि WPI 3.85% है। मुद्रास्फीति इसमें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापा जाता है, ईंधन एवं खाद्य पदार्थों को छोड़कर, क्योंकि इसकी कीमतें अधिक परिवर्तनशील होती है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है जिसे खाद्य एवं ईंधन शामिल हैं। आगे देखते हैं, एस्केफ्लेशन जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़े एवं कुछ की कीमतें घटे तो आपको हो जाएगा फिलिप्स कर्व। इसका सिद्धांत न्यूजीलैंड अर्थशास्त्र AW फिलिप्स ने 1958 में दिया था। ठीक है, यह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार के बीच एक नकारात्मक संबंध दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ग्राफ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2% हो जाएगा 6%, मुद्रास्फीति हो जाएगा यहाँ पे 2% 6%, बेरोजगारी हो जाएगा। नोट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा नोट, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य नकारात्मक संबंध अल्पकालिक है। उत्पादन मूल्य सूचकांक उत्पादन को प्राप्त होने वाली कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, जो कीमत उसे घरेलू बाजार या निर्यात करने में से प्राप्त होता है। इसमें वस्तु एवं सेवाएं दोनों शामिल किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार 2014 में BN गोल्डार समिति का गठन किया। ठीक है, WPI एवं PPI के संदर्भ में इसकी सिफारिशों निम्न प्रकार थी। मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर WPI से CPI की तरह जाना। आपको PPI का आधार वर्ष होता है 2011 से 12 रखना। ठीक है, PPI में आपको सेवाओं की कीमतें भी सम्मिलित करना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूह में विकास दर को मापता है। यह विनिर्माण क्षेत्र का एक प्रमुख आर्थिक संकेत है। आधार वर्ष 11 से 12 हो जाएगा मुख्य बिजली, उसके बाद स्टील हो जाएगा। ठीक है, कोयल हो जाएगा आपको कच्चा तेल, उसके बाद प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उनकी IIP जो में 40.29% का भार है। ठीक है, WPI खाद्य सूचकांक इसका मापन जो DPIIT के द्वारा होता है। ठीक है, इसे 2017 से जारी किया जाता है। ठीक है, CPI का खाद्य सूचकांक NSO द्वारा मापन 2014 में मापा जाता है। ठीक है, अनाज एवं उत्पादन हो जाएगा CPI हो जाएगा खाद्य सूचकांक की गणना में सर्वाधिक भार है जो 34.2% है। ठीक है, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य सूचकांक। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह खाद्य वस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है।
यह 5 वस्तु जैसे वनस्पति तेल, मांस, डेयरी उत्पादन, चीनी और अनाज के वर्ग सूचकांक और जो समाहित करता है। आधार वर्ष एवं प्रभाव, यह अलग अलग वर्षों के आर्थिक गतिविधि, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत आदि में परिवर्तन का माप करता है। आधार वर्ष किसी एक चुने गए वर्ष के संदर्भ में वर्तमान वर्ष में परिवर्तन को मापता है एवं इसका नियमित करने के विभिन्न तरीके हैं। जिस वर्ष उत्पादन स्तर ठीक हो, जिस वर्ष मानसून ठीक हो, जिस वर्ष समान कीमतों में अधिक परिवर्तन न हो। ठीक है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, अमीर या गरीबी। ठीक है। गरीब, मुद्रास्फीति धन का पुनः वेतन अमीरों के सापेक्ष गरीब में कम होता है। अर्थात मुद्रास्फीति में मुद्रापूर्ति अमीरों को अधिक एवं गरीबों के पास कम होती है, जिसकी परिणाम स्वरूप अमीरों को लाभ एवं गरीबों को हानि होती है। उपभोक्ता और उत्पादन, मुद्रास्फीति में कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। अर्थात उपभोक्ता में वस्तु का मूल्य अधिक देना होता है, जिससे उत्पादक को लाभ प्राप्त होता है। निश्चित और परिवर्तनशील आय समूह, निश्चित आय समूह वेतनभोगी, पेंशनभोगी आदि एवं अनिश्चित आय समूह सेवा प्रदान करने वाली या व्यापार वर्ग में व्यवसायी वर्ग। मुद्रास्फीति में लचीली आय समूह के लोगों को लाभ होता है, जबकि निश्चित आय समूह में हानि होता है। ठीक है। देखिएगा दोस्तों, लेनदार, ऋणदाता, देनदार, ऋणी। ठीक है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे ऋण द्वारा ऋणदायक को वापस की गई मुद्रा में मूल्य कम हो जाता है, उतना ही लाभ प्राप्त नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति ऋणी के अनुसार एवं ऋणदाता के प्रतिकूल होता है। छोटे किसान एवं बड़े किसान, ऐसे किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, छोटी किसान होते हैं, स्वयं के लिए खेती करते हैं, जबकि बड़े किसान उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं, ये लाभ कमाते हैं। डिबेंचर, ऋण पत्र, बांड धारक, इक्विटी धारक, बॉन्ड धारकों वे निवेशक होते हैं जिसे अपनी मूल रकम पर एक निश्चित ब्याज प्राप्त होता है एवं इक्विटी धारक को अनिश्चित आय जो मुद्रास्फीति में अधिक लाभ लेते हैं। भुगतान संतुलन। ठीक है। यह किसी देश में होने वाले आयातों निर्यातों से संबंधित है। मुद्रास्फीति से कम निर्यात कम एवं आयात अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल भुगतान संतुलन IM आपको हो जाएगा 1 होता है। ठीक है। विदेशी विनिमय दर, अधिक आयात के कारण घरेलू मुद्रा और विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य कम हो जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्यह्रास होता है। रोजगार पर अल्पकालीन मुद्रास्फीति, रोजगार में वृद्धि एवं दीर्घकालीन में रोजगार कम होता है। बचत हो जाएगा, मुद्रास्फीति में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ने से व्यय अधिक होने के कारण बचत भी संभावना कम होती है। ठीक है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण देखते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और प्रशासनिक नीति। राजकोषीय नीति हो जाएगा, यह सरकार द्वारा राज्य एवं व्यय से संबंधित नीति एवं वित्त मंत्रालय तैयार करता है एवं इसे बजटरी नीति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार अपने व्यय, खर्चा एवं आय के द्वारा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मापदंडों को परिचालन करता है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य कीमत स्थिरता, सरकार अपने व्यय एवं राजस्व के द्वारा कीमत के चलने को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, अर्थात उत्पादन स्तर में वृद्धि करना, जिससे सरकार निवेश के दरों को बढ़ाकर एवं उत्पादकों को प्रत्याहित करके प्राप्त करती है। आय में असमानता,
को कम करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अविकसित एवं विकासशील देशों में आय का वितरण असमान होता है एवं इस नीति के द्वारा सरकार यह प्रयत्न करती है कि आय को समान रूप तरीके से वितरित कर सके एवं उसके प्राप्त करने का उपाय निम्नलिखित है। अमीरों पर अधिक कर लगाना, निर्धन वर्ग हेतु करों की दर कम करना, विभिन्न योजनाओं द्वारा निर्धनों को वित्तीय लाभ देना, रोजगार में अवसर प्रदान करना। ठीक है, सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों से रोजगार अवसर बढ़ाए जाते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित करके, ठीक है, निजी क्षेत्रों में सब्सिडी देकर एवं करों को दर को कम करके। देखिए, राजकोषीय नीति हो जाएगा, इसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, सरकार व्यय हो जाएगा, यहाँ पे सरकार राज्य व्यय हो जाएगा, इसको 3-4 भागों में बांटा है। लोक निर्माण पूर्ण सड़क हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा, लोक कल्याण हो जाएगा, छात्रवृत्ति, यहाँ पे सेना पर व्यय हो जाएगा, इसको भी सरकार। राजस्व को आपको 3 भागों में बांटा है। कर हो जाएगा, विनिवेश हो जाएगा, लोक हो जाएगा। इसको देखिएगा फ्रेंड्स, लोक ऋण हो जाएगा, आपको सरकारी बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति का नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति के कम करना, यहाँ पे सरकार व्यय हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको अवशेष बजट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए व्यय हो जाएगा, राजस्व हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लोक ऋण हो जाएगा, यहाँ पे विनिवेश हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स। ठीक है, सरकारी व्यय में होता है। ठीक है, संकुचनशील नीति, आपको प्रतिबंध नीति हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा अपस्फीति का नियंत्रण। ठीक है, सरकारी व्यय, टैक्स, विनिवेश, लोक ऋण हो जाएगा, व्यय राज्य हो जाएगा, डिफरेंट प्लानिंग हो जाएगा, घाटे के बजट यहाँ पर होता है। ठीक है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति देखते हैं। नेचुरल फैसिलिटी पॉलिटी, इसमें सरकार अपने व्यय को, राजस्व को नियंत्रित करती है। ठीक है, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस, यह एक अवस्था है जब किसी देश की बैंक उन लोगों को ऋण दे देती है जिसके पास ऋण वापस करने की क्षमता नहीं होती है। 2008 में इसे यूएसए में देखा गया, जिसके कारण वहाँ की बैंकों पर निगेटिव प्रभाव पड़ा। लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक बंद हो गए। कौन सा बैंक बंद हो गए थे फ्रेंड्स? तो लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक बंद हो गई थी। ठीक है, देखिएगा फिस्कल क्लिफ। ठीक है, इस सब प्राइम से संकट के संबोधित है। अमेरिका की कांग्रेसी ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंदी की अवधि दौरान कर कटौती के लिए कानून बनाया, लेकिन एक समय सीमा तय कर दी। 31 दिसंबर 2012 की आधी रात तक 1 जनवरी 2013 के उच्च कर प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उच्च करों और कम सार्वजनिक व्यय की अचानक स्थिति को आपको हो जाएगा यहाँ पे फिस्कल क्लिफ कहते हैं। ठीक है, देखते हैं वित्तीय लाभ देना। ठीक है, इसमें सरकार अधिक कर, राजस्व, प्रतिशील कर अर्थात मूल रूप से आयकर के द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसमें अमीरों का पैसा गरीब में वितरित किया जाता है। ठीक है, राजकोषीय समेकन। ठीक है, जब सरकार अपने घाटे एवं ऋण को नियंत्रित करे, इसे राजकोषीय सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, फिजिकल गाइड्स ओवेल नेक्स्ट देखते हैं। राजकोषीय समेकन को चरणवार तरीके से लागू करना फिजिकल आपको ग्लाइड कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं मौद्रिक नीति नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह आरबीआई के द्वारा निर्मित एक नीति जिसे आरबीआई प्रयोग करके मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति रिपोर्ट्स प्रत्येक 6 माह में आरबीआई के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, इस रिपोर्ट में आने वाले 6 से 18 महीने की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान किया जाता है। ठीक है, वित्तीय
स्थिरता रिपोर्ट। यह रिपोर्ट भी वार्षिक होती है, ठीक है। यह वित्तीय स्थिति विकास परिषद की उपसमिति के आकलन को प्रतिवर्तित करती है। नोट देखते हैं। वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा जारी की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति तय करने का कार्य MPC के द्वारा किया जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मौद्रिक नीति समिति, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के खंड 45 ZB के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इसमें समिति गठन के पूर्व RBI के गवर्नर, उप गवर्नर एवं RBI के तकनीकी सलाहकार समिति अन्य विशेषज्ञों के परामर्श के नीतिगत ब्याज दर तय करते थे, लेकिन 2016 के बाद MPC के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। 2016 से आगे बढ़ते हैं। MPC की संरचना, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के सदस्य एवं 3 सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य। RBI गवर्नमेंट MPC अध्यक्ष, उप गवर्नर हो जाएगा MPC का प्रभारी, ठीक है। 1 अन्य हो जाएगा RBI का सदस्य। ये नोट देखते हैं। सरकार के द्वारा मनोनीत 3 सदस्य 4 वर्गों के लिए होते हैं, ठीक है। कम से कम 4 बैठक अनिवार्य हैं। जब निर्णय बराबरी पर हो तो RBI के गवर्नर के पास न्यायिक मत होता है, ठीक है। MPC के सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है। मौद्रिक नीति को 2 भागों में बांटा है। पारंपरिक हो जाएगा, गैर पारंपरिक, ठीक है। पारंपरिक को 2 भागों में है, तो आपको मात्रात्मक सामान्य उपकरण हो जाएगा, गुणात्मक चयनात्मक उपकरण। नेक्स्ट देखते हैं। मात्रात्मक सामान्य उपकरण, बैंक रेट हो जाएगा, चल निधि समायोजन सुविधा हो जाएगा LF, ठीक है। रेपो हो जाएगा, रेट हो जाएगा, रेपो हो जाएगा रेट, ठीक है। सीमांत अस्थायी सुविधा, आरक्षित हो जाएगा अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात CRR हो जाएगा, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा SLR। 5 देख लेते हैं। खुला बाजार संचालन, ठीक है। अस्थायी जमा सुविधा, यह वह दर है जिस पर RBI सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सरकारी प्रतिभूति से दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, रेपो रेट हो जाएगा यह ब्याज दर जिस पे RBI सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूति के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। इसे 1992 में प्रारंभ किया था। रिपोसेस ऑप्शन बैंक दर का प्रयोग एक प्रकार का पेनाल्टी के रूप में किया जाता है, ठीक है। सीमांत अस्थायी सुविधा 2011 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा बैंक RBI के एकमात्र पार्टनर ओवरनाइट ऋण लेती है। यह बैंकों में NDTL का अधिनियम 2% होता है। यह 1 CR के गुणा में होता है, ठीक है। यह बैंक रेट के बराबर अर्थात रेपो रेट 25 BPS अधिक होता है। देखते हैं रिवर्स रेपो रेट, वह दर जिस पर RBI बैंक के उधार लेती है, अर्थात बैंकों का अधिवेशन धन अपने पास रखती है एवं बैंकों का प्रतिभूति देती है। 1996 से प्रारंभ हुआ। अस्थायी जमा सुविधा जो प्रारंभ 2022 है, ठीक है। 2018 में RBI ACT सेक्शन 17 से संबोधित हुआ, जिस दर पर RBI बैंकों से बिना प्रतिभूति ऋण लेती है, ठीक है। आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात जो हो जाएगा RBI ACC 1934 खंड 42 के तहत रखा गया है। प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपने कुल मांग एवं समय जमाओं TDTC का न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास रखना होता है और यह अनिवार्य है। इस पर RBI का कोई ब्याज नहीं देता है, यह कैश के रूप में जमा होता है।
इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है, ठीक है। इस कैश के रूप में जमा होता है, ठीक है। पहले यह न्यूनतम 3% से अधिक 15% होता था, लेकिन वर्तमान समय में यह समाप्त कर दी गई। आगे देखते हैं वैधानिक तरलता का अनुपात। यह बैंकिंग संचालन अधिनियम 1949 खंड 24 में वर्णित है, ठीक है। प्रत्येक वाणिज्य बैंकों को अपने NDTL का एक निर्धारण प्रतिशत अपने पास रखना होता है, ठीक है। यह नगद एवं तरल परिसंपत्ति, गोल्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्राओं आदि के रूप में रखना होता है, ठीक है। मुद्रा बाजार प्रचलन, सरकार की प्रतिभूतियों को आरबीआई एवं बैंक के बीच खरीदना एवं बेचना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय। सीमांत आवश्यकता। बैंकों में आरबीआई को दी गई प्रतिभूतियों को मूल्य एवं आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण के बीच का अंतर। ऋण नियंत्रण अर्थात साखों को राशनिंग। आरबीआई द्वारा बैंकों की विभिन्न गतिविधियों अर्थात अलग अलग ऋण को सीमा को तय करना। आरबीआई के द्वारा बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण से संबंधित नियम बनाना। उपभोक्ता ऋण का विनियम। आरबीआई बैंकों के द्वारा जिसके ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण संबंधित नियम कानून बनाता है, ठीक है। नोट देखते हैं, जिस दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है वह स्वयं बैंक के द्वारा तय किया जाता है। नैतिक दबाव और सुझाव। आरबीआई के द्वारा बनाई गई नीति को बैंक के द्वारा अनुपालन करवाना, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई। आरबीआई यदि बैंक आरबीआई की नीतियों का पालन नहीं करती है तब आरबीआई के पास बैंकों के लाइसेंस को जब्त करने का अधिकार होता है। यह बैंकों पर किसी प्रकार की पेनल्टी भी लगा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा इसको रोककर, ठीक है, वीडियो को, ठीक है दोस्तों, कैसे कर रहे हैं सब, ठीक है। महंगाई मुद्रा नीति हो जाएगा, मुद्रा सस्ती, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा मौद्रिक नीति के प्रकार मिलनसार हो जाएगा। इसमें आरबीआई अपनी नीति दरों एवं आरक्षण अनुपात को कम कर देता है जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़े। नेचुरल। आरबीआई द्वारा नीति दरों में ब्याज दर को न तो कम करना और न ही बढ़ाना। आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, हर्वकिस। इसमें आरबीआई अपनी नीति दरों एवं आरक्षित अनुपात को बढ़ा देता है जिससे मुद्रा आपूर्ति कम होती है, ठीक है। प्रशासनिक नीति देखिएगा, शटर और जमाखोरी के प्रतिबंध। प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण अनिवार्य। वस्तुओं की कीमत निर्धारण करना, ठीक है। बफर स्टॉक का उपयोग हो जाएगा। निर्यात का प्रतिबंध हो जाएगा। घरेलू आपूर्ति के पूरक के लिए आयात, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे वित्तीय बाजार, ठीक है। लंबा चैप्टर था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।